नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडियन यूथ इस चैनल पे। और आज ये हम पार्लियामेंट का बच्चे वाला पोर्शन देखेंगे और ये पार्लियामेंट का 9th लेक्चर है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर लिए वाले हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पार्लियामेंट का बच्चे वाला पोर्शन। आज देखते हैं मनी बिल। इससे पहले वाला पोर्शन हमने कवर किया है। मनी बिल का देखते हैं क्या है मनी बिल। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो जो डेफिनेशन है मनी बिल की तो वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। वेल मतलब पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस दिए वाले हैं, जैसे कि 7 प्रोविजंस दिए वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उस कंडीशन में मनी बिल होता है। ठीक है, तो मनी बिल का इशू चलता ही रहता है, क्योंकि तो स्पीकर को पावर दी गई वाली है मनी बिल को डिक्लेयर करने की। ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी है कभी कभी किसी बिल को पास करने के लिए उसे मनी बिल कंसिडर करती है, तो इस पे वाद विवाद रहता है। ठीक है, तो पूरी तरह तो डिफाइन नहीं है, लेकिन ठीक ठाक तरह डिफाइन किया वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मनी बिल क्या है, मनी बिल की डेफिनेशन दी वाली है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एग्ज़ाम में मनी बिल डिफाइन किए वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। तो लेकिन तो आपको आंसर क्या देना है कि मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 110 में डिफाइन किए वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है तो मनी बिल की देखते हैं। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ कंटेन्स ओनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली प्रोविजंस डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो इसमें से जो 7 मैटर यहाँ पे दिए वाले हैं उसमें से वही प्रोविज़न, ठीक है, ऑल हो सकते हैं उस बिल में, या उसमें से एक आध भी मैटर अगर आता है उस बिल में तो उसे मनी बिल कंसिडर किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन से मैटर है। पहला है द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। अगर किसी टैक्स को इम्पोज करना है, उसे अबोलिश करना है, रिमिशन करना है, अल्टर करना है उस टैक्स को, और टैक्स को रेगुलेट करना है, तो वो क्या होता है, मनी बिल होता है। ठीक है, ये क्लियर कट डेफिनेशन है। ठीक है, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ये हो गया पहला प्रोविज़न। इसमें से अगर कोई एक वर्ड भी आ गया किसी बिल में या सभी वर्ड आ गए तो भी वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बिल बाय द यूनियन गवर्नमेंट। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मनी है ना बोरो करती है, कंट्री के अंदर से भी बोरो करती है, कंट्री के बाहर से भी बोरो करती है। जो कंट्री के अंदर से बोरो करती है उसे इंटरनल बोरोइंग कहते हैं, और जो कंट्री के बाहर से बोरो करती है एक्सटर्नल बोरोइंग करती है। आप देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसकी कस्टडी लेना हो, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी लेना हो, और द पेमेंट्स ऑफ मनीज इनटू, म्हणजे यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसे आ रहे हैं, या कंटिजेंसी फंड इंडिया के अंदर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर मनी आ रहे हैं, या विड्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, मनी बिल होता है। यानी कि कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दोनों फंड है। कौन से दोनों फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दो है, याद रखना पड़ेगा आपको। और दोस्तों ये मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आने वाला है, और इसकी डेफिनेशन आपको रद्दी वाली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है, कौन से मैटर दिए जाते हैं, ये मनी बिल के मैटर है या नहीं है, सब पूछते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कौन से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको क्या, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मनी आ रहे हैं, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसे आ रहे हैं, और ये चाहे उससे या विड्रॉल हो रहे, तो वो भी मनी बिल के डेफिनेशन के तहत आते हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो भी डेफिनेशन हो जाएगा अगर ये वर्ड मिलता है तो। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं आपको थोड़ा नटशेल में बताता हूँ। चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है,
जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमीशन होता है या कैग होता है या और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जैसे कि यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन और मेंबर्स की जो सैलरी होती है, सैलरी और उनके हाउसेस के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर हो, चाहे यूपीएससी का एक्सपेंडिचर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो बजट पारित होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो उससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी सैलरी होती है, ठीक। तो कोई डिक्लेरेशन चार्ज एक्सपेंडिचर आपको समझ में आया होगा। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, कुछ कुछ लोगों की जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनकी सैलरी क्या होती है, चार्ज एक्सपेंडिचर होती है। उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए इसलिए उन्हें एक सेफ गार्ड दिए वाला है, ठीक है। तो उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन, इस पोस्ट की सैलरी मिलती है उसे, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसे सैलरी मिलती है। एज सच वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी मिलती नहीं है उसे, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखो। आप देखते हैं नेक्स्ट, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट और, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो मनी की रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट भी आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी आ गया। रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया or the custody or issue of such money or the audit of accounts of the union or of a state or any matter incidental to any of the matters specified above। अगर ऊपर दिए गए वाले 6 मैटर्स है उसमें से कोई इंसिडेंटल मैटर भी आता है तो उसे मनी बिल कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरह एक ब्रॉड डेफिनेशन दी वाली है मनी बिल की, जो कॉन्टूर्स वो कवर कर सकती थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कवर किए वाले हैं, ठीक है। और उन्होंने लास्ट में कहा है कि कोई मैटर इंसिडेंटल आता है इस 6 प्रोविजन के तहत तो उसे भी मनी बिल कहा जा सकता है। और कुछ क्लैरिफिकेशन दिए वाले, हाउएवर अ बिल इज़ नॉट डीम्ड टू बी मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर। अगर नीचे में से कोई प्रोवाइड करता है तो मनी बिल नहीं है। कब नहीं है मनी बिल, तो देखते हैं हम। पहला, द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन्स और द अदर पिक्यूनियरी पेनल्टीज। अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ पास कर सकते हैं, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनियरी पेनल्टी, अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट फाइन इम्पोज कर रही है या कोई पेनल्टी इम्पोज कर रही है तो मनी बिल होगा क्या, नहीं है। तो फाइन और पेनल्टी इम्पोज कर रही है कोई गवर्नमेंट, लॉ बना रही है, तो वो क्या है, मनी बिल है क्या, नहीं है। द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और जैसे कि गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फीस मांगती है, जैसे कि अगर जैसे कि आप मोटर व्हीकल रजिस्टर करना चाहते हो उसकी फ़ी होती है, लाइसेंस निकालना चाहते हो उसकी फ़ी होती है, कोई सर्विसेज लेना चाहते हो तो उसकी फ़ी होती है, जैसे कि आपको पासपोर्ट वगैरह चाहिए तो उसकी फ़ी होती है। वो तो क्या है, फ़ी अगर इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट, द डिमांड कर रही है फ़ी आपसे, या पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, और तो वो क्या मनी बिल के डेफिनेशन के तहत आता है क्या, नहीं है। ये ऐसा क्लियर मेंशन किए वाला है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पजेस। तो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, लेकिन कौन, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी अगर कर रही है फॉर लोकल पर्पजेस
यानी लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी फॉर लोकल पर्पजेस कर रही है। तो लोकल अथॉरिटी कौन होती है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ठीक है। तो वो भी मनी बिल के तहत आता है क्या? नहीं है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी भी आती है इसमें, तो वो भी मनी बिल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये 3 क्लियर कंडीशन दिए वाले कब मनी बिल नहीं है। आगे देखते हैं। If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the Lok Sabha is final. His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in the either house of the parliament or even the president. तो ये 7 प्रोविज़न दिए वाले हैं, ठीक है, मनी बिल के। लेकिन समझो कि डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मनी बिल के ऊपर कोई अपोजिशन पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं कि ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेंशन किए वाले सब्जेक्ट है आर्टिकल 110 के अंदर वो आते नहीं है। और तो इस समय क्या होगा, जो स्पीकर बोलेगा, ठीक है, स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। लोकसभा का जो स्पीकर बोलेगा कि ये मनी बिल है या नहीं, उसका डिसीजन उसके ऊपर फाइनल रहेगा, ठीक है। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो है, तो इसके मनी बिल, स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है, तो इसके डिसीजन के बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, या प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इवन द प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि स्पीकर का जो डिसीजन होता है क्या करने का, कौन सा मनी बिल है या नहीं कंसीडर करने का, वो फाइनल होता है, ठीक है। तो स्पीकर ने एक बार बोल दिया ये मनी बिल है तो मनी बिल ही है। When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses it as a money bill. जब भी मनी बिल राज्यसभा में ट्रांसमिट होता है, मनी बिल कहाँ ओरिजिनेट होता है? मनी बिल ओरिजिनेट लोकसभा में ही होता है, क्योंकि ये मनी बिल क्या होता है? पब्लिक बिल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का बिल होता है और ये मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। इसका डिफरेंस हम ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का क्लियरली टेबल में देखेंगे। लेकिन मनी बिल जो होता है गवर्नमेंट का बिल होता है। कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। और जब ये बिल राज्यसभा में जाता है तो उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है असेंट लगाता है कि ये मनी बिल है, इंडोर्स करता है कि क्या ये मनी बिल है। A money bill can only be introduced in the Lok Sabha and that too on the recommendation of the President. Every such a bill is considered to be government bill and can be introduced only by minister. तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। और वो भी किसके रिकमेंडेशन से? तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आप क्या करते हो? मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हो। मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, आप यानी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। द राज्यसभा हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विथ रिगार्ड टू मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। तो राज्यसभा को बहुत ही कम पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, और राज्यसभा मनी बिल को कैन नॉट रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और अमेंड भी नहीं कर सकती। आगे देखते हैं। इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। इट मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days with or without recommendations. The Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendations of the राज्यसभा। तो राज्यसभा को स्पेशल पावर्स नहीं है, लोकसभा को स्पेशल पावर्स है मनी बिल के रिगार्डिंग। जब भी राज्यसभा में बिल जाता है मनी बिल, तो उसके ऊपर स्पीकर एंडोर्स करता है कि ये मनी बिल है, ठीक है। मनी बिल राज्यसभा में ट्रांसमिट होता है, जाता है जब राज्यसभा में, तो राज्यसभा को मनी बिल के रिगार्डिंग बहुत ही कम पावर है और राज्यसभा को एक्शन लेना पड़ेगा 14 days के अंदर। अगर राज्यसभा क्या कर सकती है, उसे एक्सेप्ट कर सकती है। एक्सेप्ट हो किया तो राज्यसभा ने ठीक है भेजा जैसा ओरिजिनल बिल, तो पास हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, ठीक है। मनी बिल में रिकमेंडेशन देती है और वो क्या होता है, लोकसभा में जाता है। अगर लोकसभा में गया वो बिल, तो लोकसभा ने एक्सेप्ट किए रिकमेंडेशन, या एक आध दो से एक्सेप्ट किए या सभी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए, तो भी वो मनी बिल कंसीडर किया जाएगा। और आगे देखते हैं और क्या होता है। इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन passed by both the houses in the form originally passed by the Lok Sabha. Thus the Lok Sabha has more power than the Rajya Sabha with regard to money bill.
तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है मनी बिल के बारे में, ठीक है, राज्यसभा से। राज्यसभा को 14 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, मनी बिल को रिटर्न करना पड़ेगा विथ रिकमेंडेशन और विदाउट रिकमेंडेशन। अगर कुछ राज्यसभा ने रिकमेंडेशन किए हैं और लोकसभा ने एक्सेप्ट किए तो उसे पास हुआ ऐसा कंसिडर किया जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किए तो भी पास हुआ ऐसा कंसिडर किया जाएगा। और राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर मनी बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो भी कंसिडर किया जाएगा कि मनी बिल पास हुआ है दोनों हाउसेस में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर्स विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल हमने पहले देख लिया है, ठीक है, लेक्चर 8 में, तो ऑर्डिनरी बिल के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर है, लेकिन मनी बिल के ऊपर लोकसभा को स्पेशल पावर्स है, राज्यसभा को स्पेशल पावर्स नहीं है। ये आपको थिंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे आइदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल for reconsideration of the house. Normally the president gives his assent to money bill as it is introduced in the parliament with his prior permission. जब दोनों हाउसेस में पास होता है बिल, मनी बिल, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है, तब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए उस मनी बिल को भेजा जाता है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉर्मली क्या करता है, मनी बिल को असेंट दे देता है, लेकिन प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं भेज सकता, ठीक है। आइदर ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल और विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। रिटर्न नहीं कर सकता, क्यों नहीं रिटर्न कर सकता, क्योंकि उसकी प्रायर रिकमेंडेशन लेके ही मनी बिल को क्या क्या होता है, भेजा गया होता है। मनी बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में तो प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लगता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ऑर्डिनरी बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, वह एक बार रिकंसिडर करने के लिए। ये हमने देख लिया मनी बिल, इससे पहले हमने देख लिया था ऑर्डिनरी बिल। आप क्या करते हैं, ये टेबल देखते हैं, ठीक, आप टेबल फॉर्मेट में देखते हैं कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों को, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ठीक है। पहले देखते हैं ऑर्डिनरी बिल में। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल जो होता है लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। मनी बिल ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या फ़र्क है, पहला कि ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में। ऐसा कोई बंधन कारक नहीं है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जो मनी बिल होता है उसको बंधन कारक है कि उसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मनी बिल को। आगे देखते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो मनी बिल होता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय मिनिस्टर। मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। मिनिस्टर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कौन सा भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, मैंने आपको समझाया। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, नटशेल में आपको बताता हूँ। प्राइवेट मेंबर जो होता है जो कि राज्यसभा या लोकसभा का एमपी है लेकिन मिनिस्टर नहीं, उसे प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेके ही मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। विदाउट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशंस विच में बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे राज्यसभा क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, और अमेंड भी कर सकती है। लेकिन जो मनी बिल होता है उसे राज्यसभा अमेंड भी नहीं कर सकती, ना ही रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, बिल रिटर्न करना पड़ेगा
विथ और विदाउट रिकमेंडेशंस, वो भी कितने दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखते हैं 5th पॉइंट, इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ऑर्डिनरी बिल अगर राज्यसभा में आता है तो मैक्सिमम पीरियड के लिए राज्यसभा क्या कर सकती है, ऑर्डिनरी बिल को होल्ड कर सकती है, डिटेन कर सकती है 6 मंथ के लिए। और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता है, ठीक है, और जो डेडलॉक होता है वो रिजॉल्व करता है। तो मनी बिल के बारे में देखते हैं, इट कैन बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। लेकिन जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा 14 डेज के लिए डिटेन कर सकती है, ठीक है। 14 डेज के अंदर राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा मनी बिल के ऊपर, नहीं तो क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा कि मनी बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं 6th पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा इफ इट हैज़ ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा। अगर ऑर्डिनरी बिल जो ओरिजिनेट होता है लोकसभा में, तो जब राज्यसभा में जाता है तो उसे उसके ऊपर सर्टिफिकेट यानी कि एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऑर्डिनरी बिल है, लेकिन मनी बिल के ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद देखते हैं मनी बिल के बारे में, इट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। जब मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस नहीं करते, और जब राज्यसभा में जाता है तो सर्टिफिकेट स्पीकर क्या करता है, लोकसभा का एंडोर्स करता है सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके ऊपर स्टैम्प मारता है और कहता है कि ये मनी बिल है। आगे देखते हैं 7th पॉइंट, इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इन केस अ डेडलॉक ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। जो ऑर्डिनरी बिल होता है जब दोनों हाउसेस पास करते हैं तभी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। अगर दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो गया राज्यसभा और लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सिटिंग समन करता है और वो डेडलॉक को रिजॉल्व किया जा सकता है। आप देखते हैं मनी बिल के बारे में, इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा, देयर इज नो चांस ऑफ any disagreement between the two houses and hence there is no provision of joint sitting of both the houses in this regard। तो मनी बिल के बारे में डिसएग्रीमेंट का कोई चांस आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि लोकसभा को क्या है, स्पेशल पावर्स है मनी बिल के बारे में, और राज्यसभा एग्री नहीं करती तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए डिटेन कर सकती है, मनी बिल को 14 डेज़ के लिए डिटेन कर सकती है, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा को कोई एक्शन लेना पड़ेगा मनी बिल के अंदर, रिकमेंडेशन कर सकती है, और या रिजेक्ट किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता 14 डेज़ के अंदर। 14 डेज़ के बाद क्या हो जाएगा, मनी बिल पास हो गया ऐसा कंसीडर करती है लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में भी, ठीक है। आप देखते हैं, ठीक है 8th पॉइंट, इट्स डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। अगर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है और वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट की डिफीट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट बिल के लिए सपोर्ट जुटा नहीं पाती, तब उसका डिफीट हुआ ऐसा कंसीडर किया जाता है और गवर्नमेंट को अपना कॉन्फिडेंस फिर से प्रूव करना पड़ेगा। मनी बिल के बारे में देखते हैं, इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्टली क्या होता है, अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो लोकसभा का, तो गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में किया जाता है और वो भी कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है, और उसे गवर्नमेंट का बिल कहा जाता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, बट कैन नॉट रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये नोट करना पड़ेगा। तो मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है क्या, यस, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो आपको नोट करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव तो कर सकता है, और बट कैन नॉट बी रिटर्न। तो प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता कि मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, ये याद रखो बस, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे रिजेक्ट भी कर सकता है प्रेसिडेंट, अप्रूव भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है, तीनों चीज़ें कर सकता है ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके आगे वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। और आपको कैसा लगता है ये वीडियो, इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप हमसे क्या चाहते हो वो भी लिख सकते हो, उसके ऊपर हम ज़रूर विचार करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाने की, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी करने के लिए हम तैयार है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।